नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोट के साथ। योर वर्क इज गोइंग टू फिल ए लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do। तो स्टीव जॉब्स ये बात कह रहे हैं। तो ये पिक्चर स्टीव जॉब्स की है। तो ये जो एप्पल कंपनी है, तो उसके फाउंडर हैं ये। तो इन्होंने ही यहाँ पर एप्पल को स्थापित किया था 1976 में। और कहाँ तक ये कंपनी को ले गए, तो मतलब क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ज्यादातर जो भी लोग अगर किसी हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं या फिर डिवाइस को यूज करेगा, जैसे मैं आईफोन की बात कर लूँ या आईपॉड की बात कर लूँ, जो इनके लैपटॉप्स आते हैं अगर उनकी बात करूँ, तो उनके रिगार्डिंग ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि मतलब कि हमारा जो डाटा है वो यहीं पर सिक्योर रहेगा। तो जितने भी देखो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा होता है, जैसे कोई अगर फिल्म भी बन रही है तो वहां पर भी अगर करोड़ों के हिसाब से बजट है ना, तो सारा डाटा, सारा फिल्म की स्टोरी वगैरह जो भी प्लानिंग होती तो वो यहाँ पर एप्पल के ही लैपटॉप पे स्टोर करते। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सबसे बढ़िया यहाँ पर एप्पल प्रोवाइड करता है। ओके। तो इसके मुकाबले में जो गूगल है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा विश्वास उसके ऊपर कम किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारी चीज चोरी ना हो जाए, कहीं हैक ना हो जाए। ओके। तो अभी देखो काफी मतलब ऊंचाई तक ये एप्पल को ले गए। तो बिल्कुल सरल सी बात कह रहे हैं। तो उनका जीवन का जो मतलब एक्सपीरियंस है ना, वो हमें बता रहे हैं कि मतलब कि आपका जो काम है ना, वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। ओके। तो यहाँ पर अगर आपको सेटिस्फाइड रहना है, तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो, तो ये समझ के करो, ये विश्वास रख के करो कि ये बहुत महान कार्य है, दुनिया में वो क्रांति ला देगा। ओके। तो अगर किसी भी काम को अगर आप ग्रेट वर्क बनाना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसका सबसे जो सिंपल उपाय है वो ये है कि उस काम को बड़े प्रेम के साथ करो। ओके। तो लगन के साथ उस काम को करो, तो मजा आएगा। जब मजा आएगा ना, तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। जब रास्ते खुलेंगे तो उनको एंजॉय करने में भी एक अलग से ही मतलब ना आपको आनंद जो है वो प्राप्त होगा। तो ये इनकी सिंपल यहाँ पर जो है थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। तो अपने ऊपर भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो एप्पल को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, तो पूरा सिनेरियो आप भी देख सकते हो। तो जो एक एप्पल है, तो बाकी की जो डिवाइसेस है जरा डिमांड यहाँ पर एप्पल की रहती है। तो रीजन यहाँ पर सबसे बड़ा सिक्योरिटी होती है। तो अपने जीवन में भी जो आपका गोल है ना, तो उसके प्रति एक धारणा बनाए, सोच रखें कि जो काम आप कर रहे हो वो बहुत बड़ा काम है। तो बहुत बड़ी तरीके से बदलाव लेकर आएगा अगर आप उसको मुमकिन कर लेते हो, तो उस काम को किसी फाइनल रिजल्ट तक जो है वो अगर आप उसको ले आते हो। तो देखो एप्पल जो आईफोन है, उसके पीछे भी जो एप्पल है ना, उसमें यहाँ पर कट लगा होता है, एक बाइट लगी होती है। तो उसके बारे में भी इन्होंने कहा था कि कुछ भी, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, तो आप पूरी परफेक्शन नहीं दे सकते। हर एक चीज में यहाँ पर इम्परफेक्शन रहती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बाइट लगा हुआ जो एप्पल है ना, सेब है, तो उसका यहाँ पर सिंबल यहाँ पर लगाया गया। मतलब एक एप्पल है जिसको आधा मतलब खाया जा चुका है। तो मतलब कुछ भी यहाँ पर जो है परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी जोर करो। तो ये बात तब कही जा रही है जब इतना क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी ये बात कह रहे हैं। ओके। तो बात भी सही है। तो मतलब हर जगह कोई ना कोई यहाँ पर कमी रह ही जाती है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से आपको पूरा जो है क्वालिटी देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का, और ये एडिटोरियल वाला पेज है। तो यहाँ पर इस डिस्कशन में शुरुआत में कोड डिस्कस होता है, बाद में प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, फिर एडिटोरियल डिस्कशन, फिर लास्ट में होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो ये अभी ये जो प्रीलिम्स फोकस फैक्ट जो डिस्कस होंगे ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर भी है और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। तो दोनों न्यूज़पेपर से मैंने यहाँ पर ये प्रीलिम्स फोकस फैक्ट के जो यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको उठाया। ओके। तो जो एडिटोरियल है वो इसी यहाँ पर न्यूज़पेपर का डिस्कस होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर डेली बेसिस पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होता है। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट के साथ। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो हमारे रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो दोनों के जो चीफ हैं उनको यहाँ पर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। तो इन दोनों का काफी अहम रोल रहा है। तो पिछला जो इनका इतिहास अगर देखें, तो अभी अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है कैबिनेट की, तो देखिए ध्यान रखें अपॉइंटमेंट्स कमेटी, तो ये यहाँ पर इनको अपॉइंट करने का काम करती है। तो इसको यहाँ पर चेयर कौन करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी को। तो यहाँ पर 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ है जिनका नाम है अरविंद कुमार, तो नाम याद रखिए, 1 साल की एक्सटेंशन है।
तो अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम राव बोलते हैं। तो यहाँ पर इनके चीफ है सामंत गोयल। तो अभी इन दोनों का 2 साल का टेन्योर अभी खत्म होने वाला है 30 जून को। तो अभी पहले से ही यहाँ पर एक्सटेंशन का फतवा इनको दे दिया गया है कि 1 साल और काम करोगे। तो दोनों की अगर बात करें तो एक्सपर्ट रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो अभी जो 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी भारत ने, तो जैश ए मोहम्मद के यहाँ पर टेरर कैंप्स थे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था वहां पर, तो वहां पर जाके मिसाइल्स गिराई थी। ओके, तो उसके उस समय हमारा एक विमान भी गिर गया था। ओके, तो उस समय जो हमारे एक पायलट थे अभिनंदन करके, तो उनको भी पकड़ा था पाकिस्तान ने और बाद में रिलीज किया था वाघा बॉर्डर के थ्रू। तो उस समय हमारा एक विमान गिरा था, तो वो भी मिग ही था, मिग की सीरीज वाला विमान था। तो अभी कल परसों भी एक मेरा विमान जो है वो पंजाब के मोगा में गिरा है, तो वहां पर पायलट की मृत्यु हो गई। तो वो भी मिग सीरीज वाला ही विमान है। तो ये घटनाएं यहाँ पर नई नहीं देखने को मिल रही है। मिग सीरीज वाले विमान अभी बूढ़े हो चुके हैं, तो अभी काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से। तो अगर इनको यूज करने के लिए यहाँ पर सरकार यूज करी ना, तो यहाँ पर अगर उड़ान भी भरते तो तभी यहाँ पर कुछ भरोसा नहीं कहाँ पर गिर जाए। तो इसलिए यहाँ पर रफेल जो है ना वो मंगवाया गया है। तो रफेल की और भी डील जो है भारत सरकार अभी कर रही है कि रफेल की गिनती जो है भारत में विमानों के दर पर यहाँ पर बढ़ाई जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर फेलियर है। अगर हम बात करें, हमारे जो विमान है काफी बूढ़े हो चुके, तो जितने भी ये मिक्स सीरीज है ना, तो इसको कहाँ से लिया है हमने, इसको हमने रशिया से लिया है। ओके, तो ये भी ध्यान रखें। तो अभी अगर बात करें दोनों ऑफिसर्स की, तो ये 1984 के यहाँ पर बैच के आईपीएस ऑफिसर थे दोनों। तो एक बिलोंग करते हैं असम कैडर को, असम मेघालय कैडर को, और दूसरे यहाँ पर जो है वो बिलोंग करते हैं पंजाब कैडर से। जो गोयल समत गोयल है, तो वो पंजाब कैडर से जो है बिलोंग करते हैं। तो दोनों को अपने अपनी ओर से यहाँ पर काम रहा है। तो यहाँ पर अगर अरविंद कुमार की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पर कश्मीर में अपनी अच्छी सेवा दी है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो आप नक्सलवाद आप देखते हो, तो वहां पर भी अच्छा इन्होंने अपनी सेवा दिखाई है। और गोयल की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ, जो इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज से जो इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान जो काम करता है, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। तो भारत की सिक्योरिटी को यहाँ पर जो ना सबसे ऊपर रखा है। और अगर बात करें आईबी की, तो ये भारत की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो यहाँ पर ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी ध्यान रखें, तो इसका भी दर्जा इसको हासिल है। तो अरविंद कुमार अभी जो इसके अभी के लिए डायरेक्टर है आईबी के, तो अभी 1 साल और इनका कार्यकाल बढ़ा है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें हेडक्वार्टर, वो न्यू दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो जब भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी ना, तो वहां पर होम अफेयर्स ही काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही यहाँ पर सब चीजें देखेगा। इसको बनाया गया था 1887 में। यहाँ पर मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, वो अमित शाह जी। मोटो क्या है, मोटो है ऑलवेज अलर्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो ये भारत की खुफिया एजेंसी है। तो इज अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, मतलब जो बाहर की खुफिया मतलब जानकारी रखती है। जैसे पाकिस्तान की बात कर लो, म्यांमार की बात कर लो, तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, ज्यादातर यहाँ पर जो फोकस हमारा रहता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इन एरियाज पे रहता है। ओके, तो ये हमारा खुफिया एजेंसी। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनकी आईएसआई है, तो वो उनकी खुफिया एजेंसी है। तो इसमें यहाँ पर जो है हमारे गुप्तचर होते हैं, जिनको कि हम यहाँ पर तैनात करते हैं पाकिस्तान में। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसी तरीके से आईएसआई जो है पाकिस्तान का, वो भी भारत में अपने गुप्तचर तैनात करता है, तो भारत की इंफॉर्मेशन को लीक करते रहते हैं। तो इसमें बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली काम किया जाता है। मतलब शुरुआत से बंदा भेजा जाता है, तो वहीं पहले वो 10-12 साल लगाता है, ठीक है। फिर अच्छे से जब डेवलप हो जाता है, तो फिर यहाँ पर जानकारियां भेजनी शुरू करता है। तो ये बहुत सारे आपने यहाँ पर फिल्म्स भी आई है जिसके रिगार्डिंग आपको काफी जो है ना पता चल सकता है कि रॉ का काम क्या रहता है। तो इसमें यहाँ पर ये एजेंसी जो है, यहाँ पर इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो यहाँ पर फॉरेन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, काउंटर टेररिज्म, ओके, प्रोलिफरेशन। इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स उनको एडवाइस करना, क्या काम करें किसी पर्टिकुलर देश के खिलाफ या नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो भारत की फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको एडवांस करना। वो पहले से पता लगे कि क्या होने वाला है। अगर पाकिस्तान अगर टेरर अटैक करने वाला है भारत में, तो भारत को पता हो, तो उसके लिए पहले से हम तैयारी करें। ओके, तो पेरेंट विंग जो है इसका वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट। ओके, तो अभी इसके जो विंग एग्जीक्यूटिव समत गोयल है। इसकी जो चाइल्ड एजेंसीज है वो है रेडियो सर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज स्पेशल ग्रुप। तो इन तीनों का नाम याद रखें। इसमें ऐसा होता है कि जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू याद रहना चाहिए कि अगर प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट लिखेगी, तो स्टेटमेंट अगर सही है या गलत है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पर याद रहनी चाहिए। हेडक्वार्टर इसके भी न्यू दिल्ली में है। इसको बनाया गया था 1968 में। इसके फाउंडर जो थे वो थे RN काउ और इंदिरा गांधी जी। और आगे हम बात करते हैं ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर ने
ट्विटर के ऑफिस में हाल ही में दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर रेड की, जिसके चलते यहाँ पर ट्विटर ने रिस्पॉन्ड किया बिल्कुल निडर तरीके से कि यहाँ पर जो फ्री स्पीच की जो जो आज़ादी है उसके ऊपर यहाँ पर रोक लगाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी के उलट यहाँ पर भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा नहीं है, जो ट्विटर है वो भारत का जो लीगल सिस्टम है उसको यहाँ पर कमजोर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भारत ने जो आईटी रेगुलेशंस निकाली थी तो उनको ये फॉलो नहीं कर रहे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ना भारत यहाँ पर बात करें कि क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो भारत सरकार यहाँ पर कह रही है कि फ्री स्पीच को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि भारत की अगर बात करें ना तो हमारा जो देश है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो सबसे बड़ी आबादी है, 140 करोड़ के आसपास आबादी हो चुकी है। तो उसको हम चलाते हैं, ऐसे देश को चलाते हैं, तो यहाँ पर स्पीच जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो उनको हम प्रोटेक्ट करके ही चल रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी कंपनी को बोल दिया गया है, प्राइवेट या फॉर प्रॉफिट कंपनी को या फॉरेन एंटिटी को, कि मतलब आप किसी दायरे में रहकर काम करें, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वो छीनी है। और दूसरा यहाँ पर एक टूल किट का मैटर चल रहा था। टूल किट जैसे, टूल किट का मतलब होता है कि एक प्रॉपर प्लान करके किसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग रहती है कि जो है इस समय क्या होगा, अगले समय यहाँ पर जो है इस अगले दिन यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ये जो व्हाट्सएप वगैरह, ये जो ट्विटर वगैरह, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को अभी यूज किया जाता है टूल किट बनाने के लिए। तो यहाँ पर टूल किट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पहले इसके ऊपर भी ऐसे ही यहाँ पर टूल किट का जो है एक यहाँ पर मैप कवर चढ़ाया गया था, कि मतलब कि पूरा टूल किट फॉरेन एजेंसीज कर रही हैं, तो यहाँ पर प्रमोट कर रही हैं जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली बॉर्डर्स के आसपास। तो इस तरीके से यहाँ पर टूल किट को ना हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हाल ही में रेड किया ट्विटर के ऑफिस में, जिसके चलते जो ट्विटर ने रिस्पॉन्ड किया कि हमारे स्टाफ को जो है खतरा हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल यहाँ पर गलत कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर लॉफुल इंक्वायरी के तौर पर यहाँ पर वो गए। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात करें कि ट्विटर को 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा सकती है, जो नए रूल्स है, आईटी रूल्स। तो लेक्चर के एंड में यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या नाम है उन रूल्स का, तो क्या क्या रूल्स का जो है मकसद है। तो जो लास्ट में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे तो उसमें प्रॉपर मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या कह रही है भारत सरकार, जिनको कि जो है जितनी भी ये कंपनीज उनको मानना होगा। तो अभी 3 महीने की एक्सटेंशन देंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो मुख्य जो मंत्रालय जो काम कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, जिसके अंतर्गत ये सभी जो है फॉर्म वगैरह जो कंपनीज वगैरह काम करती है। ओके, जिसके जो यहाँ पर जो यही यहाँ पर पेरेंट मंत्रालय है जो रेगुलेट कर रहे हैं सबको। आगे यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, इसके अंतर्गत जो भी आपको सेवाएं मिलती हैं, ये जो आप मोबाइल फोन वगैरह यूज कर रहे हो, रिलायंस या जियो या फिर वी की जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप फोन कॉल करते हो, तो ये टेलीकम्युनिकेशन अदारे के अंदर अंदर आता है। ओके, तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो चाह रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन एप्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर एप्स हो गया या स्काइप हो गया, इनको भी रेगुलेट किया जाए, तो इनको भी मतलब ना लाइसेंस इशू किया जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहाँ पर अभी कमेंट्स मांगे हैं होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को, जो हमारा जो भारत की सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो उसको होम मिनिस्ट्री ही यहाँ पर टैकल करके चलती है। तो अभी लाइसेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये भी चाह रहा है जो यहाँ पर ओटीटी यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स है, उनको भी यहाँ पर जो है ना लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस के दायरे में लाया जाए। ओके, तो जो यहाँ पर जैसे बाकी की टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी जैसे रिलायंस या जियो की बात कर लो, सॉरी एयरटेल की बात कर लो, तो उनको भी यहाँ पर सरकार यहाँ पर स्पेक्ट्रम इशू करती है, स्पेक्ट्रम के लाइसेंस इशू करती है। ओके, तो कितने यहाँ पर मेगा हर्ट्ज के जो है लाइसेंस आपको होंगे, तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करते हैं सरकार को, फिर इनको यहाँ पर लाइसेंस मिलता है। फिर ये जो है ना हमें आप जो है सेवा देते हैं, जो आप भी इंटरनेट सेवा यूज करते हो, जहाँ फोन कॉलिंग की सेवा यूज करते हो। तो बिल्कुल ये अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ओवर द टॉप जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाती है फिल्म वगैरह की, तो अभी देखो थिएटर्स वगैरह तो बंद है, तो अभी ज्यादातर इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही जो है ना आपको फिल्में वगैरह दिखाई जा रही है, या फिर कोई भी जो सीरीज है वो दिखाई जा रही है। तो इसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे हम बात कर लें अमेजॉन प्राइम वीडियो की, तो कल भी हमने बात की थी कि एमजीएम को खरीदा। तो एमजीएम 1924 की एक कंपनी थी, बहुत पुरानी कंपनी, जो यहाँ पर जेम्स बॉन्ड का जो फ्रेंचाइजी तो उसको भी वही चलाती है, तो उसको अमेजोन ने खरीद लिया। ओके, तो उसका मतलब यही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की यहाँ पर जो मार्केट है, जहाँ पर नेटफ्लिक्स भी है, जहाँ पर डिज्नी प्लस भी है, एचबीओ करके भी यहाँ पर जो है कुछ कंपनी है, एप्पल टीवी करके भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की यहाँ पर जो है सुविधा दे रहे हैं। तो अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ओके, तो दूसरा बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं
ये जो कंपनीज हैं जैसे व्हाट्सएप फेसबुक हो गया, तो ये अमेरिकन कंपनीज हैं। तो ये क्या करती है कि जो भी हमारा डाटा यहाँ पर चलता है, जैसे व्हाट्सएप पे जो भी आपने चैट वगैरह की किसी के साथ, तो आपका जो डाटा है वो भारत की बाउंड्री में सेव नहीं होगा, आपका डाटा सेव होगा यूएस में। लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, यहाँ पर भारत सरकार है, वो भी यही चाह रही है कि जो भी, अगर आप ऐप हमारी भारत में यूज कर रहे हो, तो जो भी बातचीत हमारे भारतीयों में आपस में हो रही है, तो उसको उसका डाटा भी आप भारत में ही स्टोर करें। जैसे अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, जैसे जो भी आप फोन फोन पे कॉल करते हो, तो ये सारी बातें यहाँ पर इंडिया में ही स्टोर होती हैं। ओके, चाहे आप एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहे हो, चाहे आप रिलायंस का नेटवर्क यूज कर रहे हो, लेकिन ये जो एप्स है ना, इनका डाटा ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर अमेरिका में ही यहाँ पर स्टोर होता है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन के चलते भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। ओके, तो उसको उसको कमेटी को हेड किसने किया था, तो उनका नाम था बी एन श्री कृष्णा। तो ये ध्यान रखें, डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर एक कमेटी बन चुकी है, तो बी एन कृष्णा ने उसको हेड किया था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉब लॉस के बारे में। तो अभी मई का जो डाटा आया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो यहाँ पर 10% जो है ना, मई में यहाँ पर जो है इसको क्रॉस कर चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पर 10 मिलियन के आसपास जो है जॉब लॉस हुआ है मई महीने में। ओके, तो यहाँ पर अप्रैल से ये काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर हालांकि अगर हम बात करें कोविड 19 के चलते जो रेस्ट्रिक्शंस थी इस बार की अप्रैल मई में, वो इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी जो यहाँ पर पिछले साल थी 2020 में। ओके, तो जैसे अप्रैल मई 2020 की बात करें, उसके मुकाबले में अभी भी इतना ज्यादा लॉकडाउन नहीं लगा। नेशनल लॉकडाउन तो लगाया नहीं भारत सरकार ने, तो राज्य ही लगा रहे हैं अपने दम पर, जितना भी लगा रहे हैं, जहां जहां पर भी करना है, यहाँ जहां पर इन्फेक्शन को रोकना है। फिर भी यहाँ पर काफी बढ़ गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अभी 10 मिलियन जॉब्स इस महीने गई है मई में, तो पिछले महीने 7.35 मिलियन जॉब्स थी जो मतलब लॉस हो गई, चली गई। ओके, लोग बेरोजगार हो गए। तो अभी परसेंटेज के हिसाब से अप्रैल में 7.87% जो ना इतनी जॉब लॉस हुई थी। ओके, तो यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से 7.35 मिलियन जॉब जॉब लॉस हुई थी अप्रैल में। दूसरा यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर रूरल इंडिया है, तो यहाँ पर काफी तेज गिरावट देखने को मिली है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में, मतलब कि रोजगार बढ़ा है रूरल एरियाज में। लेकिन वो किसके चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों बढ़ा है, तो यहाँ पर जो मनरेगा स्कीम, ओके, तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो यहाँ पर स्कीम के तहत जो काम मिलता है, 100 दिन का यहाँ पर गारंटी रोजगार मिलता है, जो आम जो लोग होते हैं, जो लेबरर होते हैं गांव एरिया में। ओके, तो उसके चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है रूरल एरियाज में यहाँ पर गिरा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक एनुअल आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में। तो सालाना जो रिपोर्ट आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसमें ये पाया गया है कि जो फ्रॉड केसेस है, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर फिजिकल ईयर 2019-20 की, 2020-21 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो पीएसयू जो बैंक है, तो यहाँ पर इनका शेयर ज्यादा है, अगर यहाँ पर फ्रॉड केसेस की भी हम बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर 2020-21 की बात करें कि टोटल जितनी वैल्यूज के जो फ्रॉड हुए थे 2020-21 में, ये जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितने भी यहाँ पर ये फिजिकल ईयर हमारा चला है, तो 1.38 लाख करोड़ का यहाँ पर फ्रॉड केसेस देखने को मिले बैंकों के रिलेटेड। तो 19-20 में ये 1.85 लाख करोड़ था, ज्यादा था। ओके, तो अभी अगर 20-21 की बात करें तो ज्यादातर तो इकोनॉमी लॉकडाउन में चली। ओके, फिर भी यहाँ पर थोड़ा इसी के चलते आप कह सकते हो कि थोड़े फ्रॉड केसेस कम देखने को मिले। तो टोटल यहाँ पर जो नंबर है फ्रॉड केसेस का, वो यहाँ पर 7,363 के आसपास है। ओके, तो दूसरा जो जो अमाउंट यहाँ पर फ्रॉड केसेस के निकल कर आ रही है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर 81,901 करोड़ रुपए। तो ये यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक है ना, तो वहां पर ज्यादा फ्रॉड केसेस निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर उससे आधा है, लगभग आप कह सकते हो आधे से थोड़ा ज्यादा है। तो 46,000 के आसपास, 46,000 करोड़ के आसपास जो यहाँ पर इतना फ्रॉड जो हुआ है, वो प्राइवेट बैंक्स के द्वारा अभी तक जो है रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर 35% जो है ना राइज देखने को मिला है जो ऑनलाइन बैंकिंग जो फ्रॉड केसेस होते हैं। तो थोड़ा सा आप भी बचकर चलें जब आप भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें। तो आरबीआई भी यहाँ पर जो आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड पेमेंट करते हो, इसके रिगार्डिंग जुलाई में ना तो एक नया यहाँ पर रूल लागू हो जाएगा, जिसमें ऐसा है कि जो भी आप शॉपिंग वगैरह करते हो ऑनलाइन, जैसे अमेजोन पे कर ली या फ्लिपकार्ट पे कर ली, तो उसमें आपकी कार्ड डिटेल्स सेव रहती हैं, तो अभी सेव नहीं रहेंगी। ओके, तो अभी आपको दोबारा से हर एक बार फिल करनी पड़ेगी आपकी जो कार्ड डिटेल्स है। ओके, तो कार्ड डिटेल्स पूरी फिल करोगे, फिर आप लास्ट में आप सीवीवी डालोगे, फिर आपकी जो है ना पेमेंट होगी। तो अभी क्या होता है, अभी सिर्फ आप सीवीवी डालते हो, कार्ड डिटेल्स पहले से सेव रहती है, तो अभी इसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो आरबीआई बिल्कुल यहाँ पर सतर्क होकर जो है काम कर रहा है।
यहाँ पर जो अराउंड 99% जो टोटल फ्रॉड केसेस निकल कर आए तो एडवांस कैटेगरी, मतलब जो यहाँ पर ज्यादा व्यापारी लोग हैं ना, मतलब जो जिन्होंने ज्यादा अमाउंट का लोन उठाया हुआ है, ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई। तो इस आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी आप जो है ना, जब भी फ्रॉड केसेस के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो। तो जैसे मेहुल चौकसी का केस है, नीरव मोदी का केस है, तो अभी मेहुल चौकसी को लाया जाएगा भारत में। ओके, तो जब वो लाया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि जो करप्शन है उसमें आप ये एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी ये फैक्ट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये जो डाटा आपके सामने होता है ना, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इसको कह सकते हैं कि प्रीलिम्स कम मेंस। ओके, मेंस में भी यहाँ पर इन फैक्ट को आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि कंज्यूमर सेंटीमेंट यहाँ पर कमजोर होता जा रहा है। तो यहाँ पर स्पेंडिंग, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बात करें कि अभी जो कार्ड स्वैप्स हैं, जो जैसे आप यहाँ पर जो पेमेंट के तौर पर जो क्रेडिट कार्ड या फिर जो डेबिट कार्ड यूज करें, तो उसमें यहाँ पर किस तरीके का सिनेरियो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात करें कि जो इंडियंस फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फिजिकल यूज्ड मोर ऑफ मोबाइल बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स करने जो है उन्होंने शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, जो यहाँ पर ज्यादातर कैश के ऊपर ही फोकस करते थे। ओके, तो अभी जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, तो इसी के थ्रू ज्यादा पेमेंट होती है। ओके, तो ये इंटरफेस एक तरीके से जो एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में पेमेंट यहाँ पर जो है लिंक करता है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, दोनों का नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी इन्हीं के थ्रू ही ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट होती है एंड लेस ऑफ देयर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पर दूसरा बात करिए, डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो यहाँ पर अभी जो एनुअल रिपोर्ट की हमने बात की थी ना, तो उसी एनुअल रिपोर्ट में ये चीज भी यहाँ पर कही जा रही है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहने का मतलब, जैसे आप मोबाइल में जैसे भीम ऐप यूज करते हो, तो भीम ऐप भी भारत सरकार ने निकाली, वो भी यूपीआई के साथ इंटरलिंक्ड होती है। जो यहाँ पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो उसके साथ इंटरलिंक होकर वो काम करती है। जैसे आप पेटीएम वगैरह, पेपाल वगैरह यूज करते हो, तो अभी तो बहुत सारे यहाँ पर एप्स हैं जो मतलब कि आपको पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई जो है ना, ज्यादातर जो पेमेंट जो है आपकी वैलेट के थ्रू लोग कर देते हैं, जो भी यहाँ पर इन्होंने अपना वैलेट वगैरह बनाया होता है। तो ज्यादातर इसमें ऐसा भी होता है कि सीधे सीधे आपका जो बैंक अकाउंट है ना, वो यहाँ पर लिंक रहता है। अगर मैं भीम ऐप की बात करूँ, तो सीधे बैंक से यहाँ पर जो है ना आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक साइड पे हो जाता है, डेबिट कार्ड जो एक साइड पे हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात करें कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो जो यहाँ पर वॉल्यूम है ना, जितना पैसा पहले ट्रांसफर होता था इनके थ्रू, अभी उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर वही बात करें कि वैसे यहाँ पर जो राइस देखने को मिला है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर राइस हुआ है 19% का, अगर नंबर्स की बात करें। क्योंकि यहाँ पर लगातार अगर जैसे आबादी बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लोग यहाँ पर इस्तेमाल करना, उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो नंबर्स में राइज हुआ है, लेकिन जितना पैसा ट्रांसफर होता है ना, उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर 20.6% यहाँ पर राइज देखने को मिला है डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करिए, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर डेबिट कार्ड, इन दोनों में फर्क क्या होता है? यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो क्या फर्क है उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आगे अगर बात करें कि 13.7% फॉल हुआ है क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन होती है, जो वैल्यू के हिसाब से जितना पैसा यहाँ पर जो है ट्रांसफर होता है। दूसरा यहाँ पर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर भी यहाँ पर 6% अप्रोक्सीमेटली इसका फॉल देखने को मिला है। यूपीआई की वॉल्यूम्स बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा यहाँ पर अगर यूपीआई की वैल्यू की बात करें, तो ये भी वो भी 92.5% के साथ जो है आसपास ये बड़ी है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि 13.4% ओवरऑल यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, जो आरटीजीएस होती है। सो ओवरऑल ड्रॉप इन वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ 19.5% डिक्लाइन इन आरटीजीएस। तो ओवरऑल यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला 13.4%, तो 19.5% यहाँ पर डिक्लाइन हुआ आरटीजीएस। तो आरटीजीएस ये क्या होता है? ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी को भी अमाउंट कोई सेंड करनी है, पैसा भेजना है। ओके, सपोज करो आपने कोई कार खरीदी, तो आपने कार कंपनी को पैसे पेमेंट करनी है, तो ये आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम। जहां पर रियल टाइम लिखा है, इसका मतलब कि उसी समय के आसपास यहाँ पर काम हो जाएगा। अगर आपने जो भी पेमेंट की है, जितने भी लाखों में भी पेमेंट की है, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा या फिर 1 घंटा लगेगा, लेकिन वो काम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर होता है एनईएफटी, उसमें टाइम लगता है, जरा टाइम लगता है। तो रियल टाइम मतलब कि उसी टाइम स्पॉट पे आपका काम हो गया। ओके, तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है, तो अगर ग्रोथ की बात करें इन पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर 26% की यहाँ पर राइज देखने, ग्रोथ जो है राइज देखने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो आगे यहाँ पर जो हमारा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन जो इम्यूनाइजेशन है, तो NTAG इसको यहाँ पर कहते हैं। तो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट की, जो सलाह दे रही है गवर्नमेंट को कि इन वैक्सीन के दायरे में किस तरीके से कौन सी अप्रोच लगाकर हम चले। तो यहाँ पर बात करें जो रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, तो अभी थर्ड वैक्सीन बन सकती है जो गवर्नमेंट जो है अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव में यूज करे। तो पहले से अभी एक कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन, इनको यूज किया जा रहा है, तो अभी इस स्पुतनिक 5 को भी यूज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तीसरी वैक्सीन ये हो सकती है। तो स्ट्रॉन्गर डिफेंस के चलते यहाँ पर बात करें कि मई की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पहला बैच जो है रिसीव किया है, यहाँ पर 1.5 लाख स्पुतनिक डोजेस का। तो डॉक्टर रेड्डी करके भी लेबोरेटरी है हैदराबाद में, ये भी यहाँ पर वैक्सीन बनाने की रिगार्डिंग काम करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका भी काफी अच्छा खासा नाम है। दूसरा यहाँ पर और यहाँ पर कंपनी की बात करें कि RDIF एक्सपेक्टेड टू सप्लाई 250 मिलियन डोजेज ऑफ स्पुतनिक टू DRL नेक्स्ट मंथ। ओके, तो इसके अलावा 10 से 15 मिलियन यहाँ पर डोजेस की बात करें कि जो कि प्रोक्यूर की जाएंगी, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम डॉक्टर रेड्डी। तो अभी डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरी, उनका अभी टाई अप हुआ है रशिया के साथ, जो रशिया की कंपनी है जो स्पुतनिक 5 बना रही है। तो यहाँ पर बात करें कि 850 मिलियन जो डोजेस है एक साल में, दैट RDIF प्लान्स टू मैन्युफैक्चर थ्रू टाई अप्स। तो अभी ये जो डॉक्टर रेड्डी वाले जो है, ये अभी भारत में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ये जो स्पुतनिक 5 है। तो यहीं पर अमाउंट बताई गई कि इतना यहाँ पर डोजेस बन सकती है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर दुनिया में जैसे टेम्परेचर जो है राइज होता जा रहा है, तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात करें कि आने वाले 5 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ज्यादा गर्म हो सकती है धरती, ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो अगर ये ज्यादा होता जाएगा तो ग्लेशियर्स जो है पिघलते जाएंगे। अगर ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, जो समुद्र का पानी है तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा। अगर लेवल बढ़ता जाएगा तो जो टापू देश हैं वो डूब जाएंगे। ओके, तो अगर डूब जाएंगे तो जो उनका जो क्षेत्रफल है, जो जमीन है, तो वो मतलब चलने के लिए फिर कम ही बचेगी। तो ये मतलब कि इतना इम्पैक्ट है अगर यहाँ पर राइज होता है टेम्परेचर में। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि टेम्परेरीली यहाँ पर जो है दुनिया में अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर वार्मिंग यहाँ पर हो सकती है आने वाले 5 सालों में। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके, WMO के द्वारा। दूसरा यहाँ पर जो ऑफिस है वो है ब्रिटेन का मेट ऑफिस। यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल के बारे में यहाँ पर बात बताता है, वेदर कंडीशन के बारे में जो बात बताता है, तो यहाँ पर वो वाला ऑफिस, दोनों मिलकर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 40% यहाँ पर चांस है कि एनुअल एवरेज के हिसाब से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को जो है वो पार कर जाए। यहाँ पर अबव प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अभी जो वार्मिंग लिमिट है ना, तो यहाँ पर जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था उसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है कि मतलब ज्यादा होता जा रहा है। ओके, तो अभी उस समय भी जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था सन 2016 में, तो उस समय भी सभी मुल्क इकट्ठे हुए थे कि चलो भी इकट्ठे होकर काम करते हैं, धरती सबकी है और सबको यहाँ पर एफर्ट करने होंगे। ऐसा नहीं कि अगर भारत अकेला ही यहाँ पर जो है एमिशंस को रोके और दूसरा जो है पड़ोसी मुल्क वहां पर एमिशन उतने ही दम पर आगे बढ़ा दिए जाएं, तो फिर क्या फायदा होगा। एक और भारत जो है वो यहाँ पर कम करेगा एमिशन, दूसरी और दूसरा बढ़ा देगा, तो बात तो वहीं पर आ गई ना। तो यहाँ पर सबको इकट्ठे करने की यहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर जो है उस समय भी यही कहा गया था कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ पर जो है टारगेट रखा गया था। यहाँ पर जो है टेम्परेचर डाउन करना है धरती का। ओके, तो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर $100 बिलियन का एक फंड जुटाना था, जो कि बाद में जो डेवलपिंग नेशंस थे उनको देना था। लेकिन कोई भी फंड वगैरह नहीं जुटाया गया। 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ और यहाँ पर 2017 की बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई यूएस में, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट है उससे बाहर निकलते हैं, हम यहाँ पर हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो उन्होंने और ही दलील दे दी कि मतलब कि जो जो कुछ भी होता है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तो ये नेचर का हिस्सा है, इसमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं। ओके, तो क्यों बाहर निकला? क्योंकि फंडिंग करनी पड़नी थी। तो यहाँ पर अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चलता है, तो वो बच रहा है अभी अमेरिका की मैं फंडिंग से बचूं। लेकिन अभी बाइडेन की सरकार आई तो उन्होंने यहाँ पर सब चीजों को रिवर्स कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन थे। तो अभी ये जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, तो इसमें भी दोबारा वापस आएंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है मेट ऑफिस के द्वारा, तो इन्होंने यहाँ पर ग्लोबल 10 ईयर क्लाइमेट प्रेडिक्शन की यहाँ पर बात करी कि यहाँ पर 90% चांस है ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर बिटवीन 2021 2025। मतलब कि एक साल ऐसा आएगा जब जो सबसे गर्म जो है रिकॉर्ड होगा। ओके, तो इतना मतलब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने की चांसेस है। और आगे यहाँ पर वही पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन एंड फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजों की यहाँ पर ऊपर बात की गई। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग
जो भी हम काम कर सकते हैं वो करें, अडेप्ट करें यहाँ पर इन स्ट्रेटजीज को। यहाँ पर फाइनेंस की भी सुविधा करनी है। 2016 में साइन हुआ था। इसके जो कुल सिग्नेटरीज हैं उनकी गिनती 195 है। और अगर बात करें WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ध्यान रखें। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। ध्यान रखें इन सब बातों का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट में रखकर आपको पूछा जाएगा। तो जब भी प्रीलिम्स की स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन की, तो उसमें हो सकता है कि हेडक्वार्टर का नाम बदल दिया जाए, कोई और रख दिया जाए, तो ध्यान रखें। इसको बनाया गया था 1950s में। अभी के जो इसके प्रेसिडेंट है वो है डेविड ग्राइम्स। ओके, तो अभी 71 साल हो गए इसको बने हुए। तो पेरेंट इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ध्यान रखें इसका। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो है पेटेरी टालास। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बांधवगढ़ में अभी देखो एक और लॉकडाउन लगा है, और दूसरी और जो टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़ में, तो वहां पर टाइगर्स की गिनती में भी राइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर पॉपुलेशन में देखने को मिली है बिग कैट्स की। तो बिग कैट्स यहाँ पर टाइगर्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमेजेस देखी गई हैं 41 टाइगर कब्स की। मतलब ये जो छोटे छोटे ये कब्स हैं जिनकी उम्र जो है अभी कुछ महीनों की है। तो यहाँ पर ऑफिशियली जो कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 महीने तक की अभी जो है 1 साल की उम्र इनकी अभी हुई है। ओके, तो ऐसी यहाँ पर इमेजेस पाई जा रही है इस पूरे यहाँ पर टाइगर रिजर्व में। तो गिनती बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये भी ना एस्टिमेशन होता है, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर टाइगर मूवमेंट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1432 यहाँ पर फॉरेस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनमें से सभी स्टेट्स में इनिशियल फेज में यहाँ पर एक ऐप बेस्ड एक असेसमेंट हुई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट 2018। तो इसके तहत यहाँ पर इन सभी फॉरेस्ट में पाया गया कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स की गिनती, ओके, कहाँ पर बढ़ी। तो अभी मध्य प्रदेश जो ना, इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ये 2018 की ही रिपोर्ट है, उसके बाद में अभी तक ये दोबारा से कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है। ओके, तो अभी इसी रिपोर्ट के हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पर टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए कौन है, तो वो मध्य प्रदेश है अभी। ओके, तो यहाँ पर जो गिनती पाई जा रही है कुल टाइगर्स की, तो वो गिनती 526 के आसपास, 526 गिनती यहाँ पर बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां पर 524 है। तो सिर्फ दो यहाँ पर नंबर का ही फर्क है पहले और दूसरे पायदान में। तो ये यहाँ पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट थी 2018 की, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में अनाउंस किया गया था। तो ये पिक्चर यहाँ पर बांधवगढ़ यहाँ पर जो टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व, तो वही की है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिपोर्ट आई थी 2018 की, इसमें कहा गया कि भारत में कुल मिलाकर 2967 टाइगर्स हैं अभी जो बचे हैं। ओके, तो अभी जो इनकी गिनती है ना, उसमें यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। ओके, तो यहाँ पर कहा गया टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया स्टैंड 2967 और मोर देन 70% ऑफ द वाइल्ड टाइगर्स एंड इनहेबिटेड द वर्ल्ड। ओके, तो जितनी दुनिया में पाई जाती है उससे यहाँ पर 70% ज्यादा ही यहाँ पर टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर कर्नाटक 524 के साथ, 526 के साथ एमपी पहले नंबर पर। और तीसरे पायदान पर कौन है? तीसरे पायदान पर यहाँ पर है उत्तराखंड। ओके, तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ये तीसरे पायदान पे उत्तराखंड है। चौथे नंबर पर कौन है? तो 442 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पर हाईएस्ट आपको देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर ये 312 आपको देखने को मिलेगा। ओके, 312 महाराष्ट्र जो है वो चौथे नंबर पर है। फिर यहाँ पर तमिलनाडु की बारी आती है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की हिसाब से बात करें तो रशिया में 433 यहाँ पर पॉपुलेशन है टाइगर की। इंडोनेशिया की यहाँ पर जो है, मलेशिया, नेपाल, इन सभी की यहाँ पर गिनती बताई हुई। तो लास्ट में यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर 14 है गिनती। बाकी की पूरी दुनिया अगर इन देशों को इनकी काउंटिंग कर लें उसके बाद अगर हम देखें तो देखो भारत में इतनी गिनती कम हो गई। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि भारत में एक्चुअल में जो टाइगर्स की प्रजाति थी काफी पाई जाती थी, काफी सारे एरियाज में थे। अगर हम बात करें तो जो अभी जहां पर ये अभी शो नहीं कर रहे ना, तो वहां पर ऐसा भी था कि बहुत सारा जंगल था। अगर मैं पंजाब की बात कर लूँ, इस एरिया की बात कर लूँ, तो इन जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काट दिया गया। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाई करने के चलते काटा गया बहुत बड़े पैमाने पर। तो अभी तो जंगल वगैरह दिखेंगे नहीं आपको, ना हरियाणा में तो ना पंजाब में है। तो बहुत यहाँ पर उनकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज के हिसाब से बचे। ओके, तो अभी ये जो कुछ एरियाज हैं, तो यहाँ पर ये भी ग्राउंड एरियाज हैं। ओके, मैदान के इलाके हैं।
तो यहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअल में, अंग्रेजों ने अपने समय में यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन वो कर रहे थे, तो डर रहता था कि जो ये टाइगर्स थे ये गांव वाले एरिया में या शहर के एरिया में आ जाते थे। तब उस समय उन्होंने मुहिम चलाई हुई थी कि यहाँ पर मारना है टाइगर्स को, जो मारता था उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिए जाते थे। और जो राजे महाराजे होते थे अपनी रियासतों के, तो वो भी जाते थे टाइगर्स का शिकार करने के लिए। तो यहाँ पर रिकॉर्ड के रिकॉर्ड, मतलब कितने जितनी मर्जी गिनती चाहो मार लो, तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हजारों के हिसाब से टाइगर्स को मार दिया गया, लियोपोर्ड्स को मार दिया गया। तो अभी गिनती बहुत कम बची है। तो लायंस का भी यही हाल है भारत में। ओके, तो यहाँ पर यही सिचुएशन थी अभी, मतलब कि ना हम मर मर कर बचा रहे हैं इनको कि ये बच जाए। ऐसा ना हो कि इनकी प्रजाति जो है वही विलुप्त हो जाए पूरे भारत में। तो बाद में मतलब फोटो फ्रेम में ही लगाकर बताएं कि ये टाइगर्स नाम की प्रजाति ये भारत में भी पाई जाती थी। तो अभी देखो ये कुछ टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में पड़ता है। रणथंभौर की बात करें राजस्थान में है। तो ये लोकेशंस भी पता होनी चाहिए आपको। कान्हा की बात करें, कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी एमपी में है। दूसरा बांधवगढ़ जो है वो भी एमपी में, तो आसपास ही है। और तीसरा एक पन्ना नाम करके, पन्ना भी यहाँ पर जो है एमपी में है। तो ये देखो ये टाइगर रिजर्व का एरिया ही है प्रॉपर। तो अलग अलग एरियाज है यहाँ पर, लेकिन ये आसपास ही है। पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, यहाँ पर कान्हा हो गया। उसके बाद मेघाट की बात कर लें तो ये भी इसी एरिया महाराष्ट्र में यहाँ पर पाया जाता है। बांदीपुर की बात करें कर्नाटक में। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर काजीरंगा, तो काजीरंगा यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये आसाम में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नागार्जुन सागर की बात करें, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जा रहा है। और फिर यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में पाया जाता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं हांगकांग की। तो हांगकांग भी यहाँ पर जो है एक टेरिटरी है, चाइना की ही टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर ऑटोनॉमी मिली हुई है इसको। तो यहाँ पर ऑटोनॉमी मतलब अपने ही तौर तरीके से अपने ये इस शहर को ये चलाते हैं। तो अभी इन्होंने मतलब एक हिस्टोरिकल जो है रेजोल्यूशन एक पास कर दिया अपने ही जो इनकी असेंबली हांगकांग में। तो ये प्रो चाइना इलेक्शन रूल्स हैं, जिन मतलब कि जो चाइना की यहाँ पर तरफ जो है समर्पित यहाँ पर रूल्स जो है अभी नए लाए गए हैं। तो अभी उस समय पहले भी काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे हांगकांग में चाइना के खिलाफ, बीजिंग के खिलाफ। कि उस समय भी यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर जो इलेक्शन रूल्स है उसमें बदलाव किया जाए। तो यहाँ पर डायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से जो बीजिंग है ना उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पावर है वो बढ़े हांगकांग में। तो इस तरीके की यहाँ पर कोशिश की। तो अभी उसी यहाँ पर इलेक्शन रूल्स को भी बदल दिया गया है। ओके, तो अभी जब से यहाँ पर ब्रिटिश रूल हुआ तब से यहाँ पर पहली बार जो है ऐसा ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है इन द क्वार्टर सेंचुरी सिंस ब्रिटिश रूल। ओके, तो अभी तो ये एक डिसिसिव स्टेप अभी लिया गया है। तो यहाँ पर जो बीजिंग की अथॉरिटी उसको मजबूत करने के लिए। ओके, तो अभी जो अमेरिका है तो उसने भी यहाँ पर इस स्टेप की निंदा की है कि चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाया है, जो कि गलत बात है। और इससे जो हांगकांग की जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं हांगकांग के, तो वो यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। तो इसमें अभी कहा गया है कि जो अभी बदलाव किए गए हैं तो इसमें क्या होगा, जो प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स है जो कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस के फिल की जाती है। जैसे जो हांगकांग के जो लोग हैं जब वो वोट डालते हैं तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन हुए। तो जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी उनके जो लीडर थे, उनको चुनकर उन्होंने यहाँ पर अपनी असेंबली में भेज दिया। तो अभी जो डायरेक्ट इलेक्शंस की जो सीट्स है ना उनको अभी कम कर दिया। तो यहाँ पर जो हाफ से भी कम यहाँ पर जो ना क्वार्टर क्वार्टर के आसपास यहाँ पर सीट्स का नंबर यहाँ पर कर दिया है। सो हाफ टू लेस देन ए क्वार्टर, क्वार्टर से भी थोड़ा कम। ओके, जैसे अगर मैं 100 सीट बात करूँ तो 100 में से हाफ तो 50 होगी। तो 50 का अगर और हाफ होगा क्वार्टर, तो 100 के हिसाब से जो क्वार्टर हो गया वो 25 सीट्स होगी। तो अभी 25 से भी सपोज करो कम है। ओके, तो यहाँ पर ये नई बॉडी एक बनाई जाएगी। ओके, जिसमें यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा और आगे भेजा जाएगा। तो उन्हीं को यहाँ पर रखा जाएगा जो चाइना के प्रति पैट्रियोटिक है। ओके, जो नहीं है उनको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर कम की गई है ना डायरेक्ट इलेक्शन की, तो वो अभी वो 35 से 20 कर दी गई। ओके, अभी सिर्फ 20 सीट्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ओके, तो बाकी की यहाँ पर जो ना सीट्स को फिल करने के लिए इलेक्शन बॉडी अलग से इलेक्शन कमेटी एक बनाएंगे। ओके, तो 40 सीट्स जो है ना वो भी फिल करेंगे बाय इलेक्शन कमेटी। ओके, तो उसमें ये चाइना खुद से देखेगा किसको भेजना है किसको नहीं। ओके, तो जो फिर बाद में यहाँ पर जो भी उनका चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको भी इन्होंने यहाँ पर चुनना होगा, तो चाइना का यहाँ पर दारोमदार इन्फ्लुएंस जो है ना पॉलिटी में वो बढ़ जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं स्पेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड टू ट्रिगर ग्रोथ, फॉरगेट फिजिकल फेयर्स, टैकल वायरस एंड ग्रोथ। तो यहाँ पर ऑथर सीधी सीधी यहाँ पर बात भारत सरकार को कर रहे हैं, जितना हो सकता है यहाँ पर ना फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह और लेकर आओ, पैसा स्पेंड करो इकोनॉमी में,
जो कि इकोनॉमी दोबारा से बूस्ट अप हो सके। जब जैसे लॉकडाउन के चलते, जैसे पिछली बार स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, जैसे एक 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, उसके बाद 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, दोबारा से कारोबार शुरू हो। तो अभी ये भी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वायरस के ऊपर टैकल करो, तो यहाँ पर पैसा चाहिए, बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट भी करनी होगी और यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना होगा। तो अभी जैसे मैंने शुरुआत में भी बात की कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है अभी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है अभी दोबारा से मतलब उभार की और मतलब जो है रुख उन्होंने किया है, डायरेक्शन जो है सही तरीके से, दोबारा से इकोनॉमी हमारी उभर रही है। और यहाँ पर बात की जा रही है आरबीआई के द्वारा, एनुअल रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि अगर कॉम्बिनेशन हो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, तो हम यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी से तेजी से आगे बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब सरकार भी इन्वेस्टमेंट करे, सरकार भी इन्वेस्टमेंट करे और प्राइवेट जो लोग हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनी है वो भी इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर अगर ऑथर बात करें कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो इस समय दौरान तो अभी मतलब वो बुजदिल सिचुएशन है। कहने का मतलब ये कि वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हम ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करते हैं, तो कल को डिमांड ही ना हो तो हम यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करें। तो अगर एक आम इन्वेस्टर भी है तो वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अगर जिस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कहीं गई है, तो वो अगर बिना प्रॉफिट के ही काम करना शुरू कर देगी, तो फिर रिटर्न कैसे करेगी। ओके, जो यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह साइन किए हैं, तो बॉन्ड यील्ड जो देना है आम इन्वेस्टर्स को, वो कैसे देगी। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पीछे रहेगी। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, उसको भी अपना जो है एक तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जगह अपने आप को रोल के तौर पर आगे लेकर आना होगा। ओके, और जैसे अभी देखो जो भी यहाँ पर बजटरी रिसोर्सेस है, तो उससे बाहर जाकर भी मतलब इनको यहाँ पर क्या होता है कि अपना कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ता है, पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से। तो जैसे बजट में जो टैक्सेस के रूप में पैसा आ गया, जो फाइन्स के रूप में या नॉन टैक्सेस के रूप में पैसा आ गया, तो वो तो होता ही है। लेकिन इसके अधिकतम भी यहाँ पर ना पैसा मतलब कि इसकी किल्लत हो जाती है। जो बजट के रूप में पैसा इकट्ठा होता है, जरूरी नहीं कि वही पैसा सारा इकोनॉमी पे लग जाए। हमें एडिशनल यहाँ पर कैपिटल चाहिए होता है, एडिशनल पैसा चाहिए होता है। तो वो हम फिर मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। ओके, तो फिर उसी हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलता है मार्केट से, तो भारत सरकार फिर ब्याज देती है। ओके, तो यहाँ पर जितना भी उस समय चल रहा हो। तो अभी इसी तरीके से आरबीआई की जो यहाँ पर जिस तरीके से इनसाइट है, मतलब दूरंदेशी है ना, तो उसके बारे में बात करें कि अभी जो गंभीर सच्चाई ना उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पर जो ऐसे सेंटीमेंट्स है वो पहले भी शेयर किए जा चुके हैं इंडस्ट्री के द्वारा। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बैंकर है और अभी के लिए जो सीआईआई है, ओके, तो उसके प्रेसिडेंट भी है। इस सीआईआई की फुल फॉर्म क्या है, ओके, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो उसके प्रेसिडेंट है उदय कोटक। तो उन्होंने हाल ही में यहाँ पर एक बात कही थी कि जैसे भारत सरकार ने पिछले साल स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, फिजिकल पैकेजेस, तो वैसे ही बिल्कुल अभी भी चाहिए। अभी सेकंड वेव के चलते नुकसान होता जा रहा है, राज्य जो है लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो अभी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेंडिंग करनी होगी, यहाँ पर फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस चाहिए। यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बात करें कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्पेंडिंग हमें चाहिए अगर हम इकोनॉमी को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन के चलते सेकंड वेव में नुकसान हो रहा है पैंडेमिक के चलते, तो अगर आगे लेकर जाना है इकोनॉमी को, तो पैसा स्पेंड करो। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सजेशंस भी दी। ये जो उदय कोटक हैं तो कह रहे थे कि अपनी जो इनकम सपोर्ट है उसके ऊपर जो है पैसा स्पेंड करे, खासतौर पर जो रूरल पुअर है, जो इंडस्ट्री है, वहां पर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग यहाँ पर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की यहाँ पर और भी जो स्ट्रेस सेक्टर जहाँ पर की अभी नुकसान होने के चांसेस हैं, जो छोटे छोटे और जो सेक्टर्स, तो वहां पर पैसा चाहिए। क्योंकि ज्यादातर काम जो चल रहा होता है वो लोन के ऊपर ही चल रहा होता है, मतलब कि मार्केट से लोन उठाया और कारोबार शुरू किया, और जब कारोबार आगे बढ़ता है, जब इनकम आती है, तो फिर जो है लोन के पैसे भी जो है चुकता करते हैं लोग। इस तरीके से पूरी यहाँ पर ना प्रणाली चलती है। तो अभी देखो पैसा इनकम आएगी नहीं, दूसरी और यहाँ पर बैंकों को जो है रिटर्न भी देना है, ब्याज भी देना है, जो यहाँ पर डेट यहाँ पर तय हुई है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो अगर सरकार यहाँ पर मदद करती है तो इकोनॉमी को बचाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करती है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पर सेंस बनती है सभी यहाँ पर सेक्टर्स के ऊपर। तो जैसे इनकम सपोर्ट मतलब कि पैसा दे दिया जैसे गरीब आदमी को, तो मतलब इस तरीके से इनकम सपोर्ट, तो बहुत भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है जिसके चलते इनकम सपोर्ट करती भी। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें कि रिसेंट अभी रिपोर्ट एक दी गई है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा। उन्होंने कहा कि हालांकि अच्छा खासा मानसून अभी इस साल भी आएगा, क्योंकि अभी जो ये जून से सितंबर तक मानसून का सेशन चलेगा,
मानसून जो महीना आएगा मतलब बारिश होगी बहुत तेज, तो अभी उसके चलते जितनी पर्याप्त जरूरत है क्रॉप्स के लिए बारिश तो उतनी होगी। तो इतना नॉर्मल मानसून होने के बावजूद भी जो रूरल डिमांड है ना, तो इस साल वो इतनी नहीं बढ़ेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अच्छा मानसून हो तो अच्छी यहाँ पर फसल होती है, अच्छी फसल हो तो अच्छी इनकम चली जाती है फार्मर के पास, तो फिर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, उनकी और से डिमांड उठती है, जैसे कोई ट्रैक्टर खरीदना है या ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट या फिर कोई भी चीज खरीदनी है, पैसा उनके पास आता है तो फिर खरीदने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड तभी होगी जब उनके हाथ में पैसा होगा। लेकिन ये इंडिया रेटिंग रिसर्च ये बात कह रहा है कि बेशक नॉर्मल मानसून होगा, अच्छा खासा पैसा भी जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी डिमांड जो है ना रूरल साइड से आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर ह्यूमन कांटेक्ट की जहाँ पर जरूरत होती है तो उसकी यहाँ पर उसमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ओके, तो नॉन फार्म एक्टिविटी जो फार्मिंग के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज करके आप पैसा कमा रहे हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ओके, तो कोई भी लेबर के तौर पर काम कर रहा है तो उस तरीके से, लेकिन फार्मिंग एक्टिविटीज में वो नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर जो अनुमान जो लगाया जा रहा है तो यही है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, तो यहाँ पर जो रूरल एरियाज में भी जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है इस स्कीम के तहत, तो अब ये लेस इफेक्टिव है, हो सकती है लेस इफेक्टिव। तो क्यों? क्योंकि जो ब्रेड विनर्स है ना, तो यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू जो भी फैमिली मेंबर्स के जो कोई मुखिया है अगर वो काम कर रहा है इस स्कीम के तहत, तो अगर उसको वायरस हो गया तो फिर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बात करें कि लेस इफेक्टिव जो है हो सकती है ये जो स्कीम है। इसमें ऐसा है कि 100 दिन का गारंटी रोजगार देती है भारत सरकार। और यहाँ पर जो बहुत ही खराब इलाके हैं तो वहां पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो भारत सरकार लेबर उठाती है, जो आम जो फैमिलीज होती हैं गरीब घर की, तो उनको 100 दिन का यहाँ पर गारंटी रोजगार दिया जाता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो नॉन फार्म इनकम जो निकल कर आती है रूरल एरियाज में, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोर देन 60% ऑफ रूरल इनकम। ओके, तो यहाँ पर 60% से ज्यादा यहाँ पर इनकम बनती है अगर हम नॉन फार्म इनकम की हम बात करें तो। दूसरी यहाँ पर बात करें कि इनकम सपोर्ट स्कीम्स, तो इनकम सपोर्ट स्कीम्स की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये भारत सरकार ने लॉन्च की थी। तो इसमें ऐसा था कि 6,000 तक का यहाँ पर इनकम सपोर्ट भारत सरकार देगी कि फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसा किसान को चाहिए होता है तो वो पैसा एक साल के अंतर्गत जो है 3 किस्तों में इतना पैसा दिया जाएगा, 6,000 रुपए, तो दो हजार करके एक इंस्टॉलमेंट बनती है इसकी। तो ये एक तरह की इनकम सपोर्ट स्कीम है भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी के लिए दी जाती है। तो वही बात करेंगे, अगर ऐसी इनकम सपोर्ट स्कीम आप अभी भी जारी करते हो तो डिमांड बढ़ेगी, हाथ में पैसा जाएगा लोगों के, तो डिमांड बढ़ेगी, वो कोई चीज परचेज करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात करें कि ऐसी डिमांड अच्छी होगी, क्रूशियल होगी अगर हमने ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अगर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज की बात करें तो कोई भी अगर कोई चीज बना रहा है तो वो तभी बिकेगी ना जब कोई उसकी डिमांड बनाएगा कि मैंने वो चीज खरीदनी। तो यहाँ पर रूरल एरियाज के लोगों की बात करें कि रूरल डिमांड बढ़े तो यहाँ पर ऐसे कंज्यूमर गुड्स को खरीदे। तो कंज्यूमर गुड्स की अगर बात करें तो कितने तरह के होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, एग्जांपल्स के तहत कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो और साथ ही साथ जो इनकी अपस्ट्रीम जो सप्लाई चेन्स है तो उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हेल्थ केयर में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी जाहिर तौर पर बात करें कि प्रायोरिटी के तौर पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पर हेल्थ केयर में भी। तो यहाँ पर अपफ्रंट पेमेंट मतलब कि पहले से पेमेंट कर दो जो यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट चलानी है उसके लिए। ओके, तो अभी जैसे पहले से पेमेंट करो, पैसा होगा कंपनीज के पास, जैसे भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वो करते रहेंगे, मतलब कि उनको भी टेंशन नहीं रहेगी कि थोड़ा पैसा यहाँ पर उनके पास आ चुका है भारत सरकार के द्वारा, और जितने बड़े पैमाने पर अपना स्केल बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकते हैं अपना वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। और दूसरे यहाँ पर बात करें कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसकी, तो यहाँ पर वो तभी बढ़ेगा जब यहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी में यहाँ पर वैक्सीन के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी। जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तभी यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोग बाजार में आएंगे, ओके, उतरेंगे, तो यहाँ पर अपनी डिमांड रखेंगे, चीजें खरीदेंगे, तभी इकॉनमी आगे बढ़ पाएगी। और दूसरा यहाँ पर वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स की भी बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन बनाने के लिए जो सामान की जरूरत होती है तो उनकी भी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, वहां पर भी भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दूसरा यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये भी अगर हम करते हैं, यहाँ पर भी भारत सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रेस है यहाँ पर वो कम हो जाएगा। ओके, दूसरा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सभी सभी और जो है ना इकोनॉमी के रिगार्डिंग आप जो है की पॉइंट्स होते हैं कुछ, इनके ऊपर अगर फोकस करते हो तो सारी इकोनॉमी जो है वो सरल हो सकती है। और साथ ही साथ ऐसा डिट्टो करने की बात करें, जो नई आप प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर पूरे देश में बनाते हैं
तो उसके ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की ही अभी बड़े पैमाने पर जरूरत है। और आगे यहाँ पर बात करें कि फिर फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, तो ऐसे भारत सरकार अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे बिना ये सोचे कि मेरा वित्तीय घाटा तो बढ़ता जाएगा अगर मैं मार्केट से पैसा उठा उठा कर ऐसे ही मतलब बांटती जाऊं पैसे, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रही है कि भारत अभी यंग कंट्री के तौर पर है, अभी उभरता हुआ देश है, ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ यहाँ पर जब होती है ना, जब किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो ग्रोथ होती है, तो वो रिसोर्सेज को जनरेट करती है, इनकम बढ़ती है आपकी। जब इनकम बढ़ेगी तो आप कर्जा अपना आसानी से उतार लो। तो अभी जो पॉइंट है वो ये है कि फीड करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पैसा लगाओ, पैसा दो हाथ में लोगों के, तो वो आगे इनकम आगे स्पेंड करें, डिमांड बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़नी शुरू हो, ग्रोथ बढ़नी शुरू हो। तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तभी हमारी जीडीपी बढ़ती है। ओके, तभी हम सस्टेन ग्रोथ जो है हासिल कर पाएंगे। अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो वो क्या होता है, तो वो सिंपल सा एक डिफरेंस होता है जो टोटल इनकम होती है गवर्नमेंट की। तो इनकम कहाँ से आती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को जो टोटल टैक्सेस होते हैं, या फिर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ओके, या फिर जो नॉन टैक्सेस जो होते हैं, जो फाइन या फीस वगैरह के रूप में, जैसे आपने कोई फॉर्म फाइल किया, भारत सरकार ने कोई फॉर्म निकाला, आपने फिल किया, तो आप फीस देते हो, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है भारत सरकार का। ओके, तो इस इन सभी तरीकों से भारत सरकार जो है यहाँ पर पैसा लेती है। कुछ बॉन्ड्स भी यहाँ पर जो है अ, उसमें भी पैसा लगाया होता है भारत सरकार ने, तो जिसके चलते उनको भी थोड़ा बहुत भारत सरकार को इंटरेस्ट आता रहता है, फायदा रहता है। ओके, तो उसमें भी पैसा आता है, तो लेकिन ये भी पैसा ना पर्याप्त नहीं पड़ता है। ओके, जितना भी बजट के लिए पैसा इकट्ठा होता है, फिर भारत सरकार को मार्केट से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो आरबीआई फिर बॉन्ड इशू करता है भारत सरकार के लिए। मार्केट से पैसा आता है तो फिर यहाँ पर खर्चा होना शुरू होता है। तो जितना कुल खर्चा करती है भारत सरकार, उसके मुकाबले में जितना पैसा यहाँ पर टोटल इनकम इकट्ठी होती है भारत सरकार के पास में, तो यहाँ पर उसमें जो फर्क रह जाता है ना, तो उसको हम यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो ये लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, इसको 3% तक लाने की यहाँ पर 3% ऑफ द जीडीपी, इसको लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी सन 2002 से, लेकिन नहीं ला पाई। अभी के लिए यहाँ पर 2025 तक का टारगेट है। अभी इस साल का जो बजट आया था उसमें कहा गया था कि 4.5% ऑफ जीडीपी जो है हम इसको लेकर आएंगे। ओके, जो ये फिजिकल डेफिसिट है, तो अभी ये 9% के आसपास चल रहा है, तो काफी बढ़ चुका है फिजिकल डेफिसिट। तो अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें जुडिशियल रिव्यू वुड बी वेलकम। तो अभी देखो, जुडिशियल रिव्यू होगा, जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी फरवरी महीने में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस थी 2021 की। तो अभी उसी के रिगार्डिंग शुरुआत में ऑथर बात कर रही है कि अभी कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि जो नेशनलिस्ट यहाँ पर जो राष्ट्रवाद के यहाँ पर जो घोड़ा है उसके ऊपर चढ़ने की, और अपना यहाँ पर गुस्सा जताने की कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको यहाँ पर जो ना, मतलब उसकी अवहेलना की गई है व्हाट्सएप के द्वारा। क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी किया है, व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में केस दायर कर दिया है भारत सरकार के खिलाफ, यहाँ पर जो भारत सरकार ने अभी गाइडलाइंस जारी की हुई थी। ओके, तो उसी के चलते यहाँ पर डेडलाइन थी कल जो है 26 मई तक की, कि मतलब कि उस डेडलाइन के चलते जो है सभी कंपनीज को उसी मतलब जो नए रूल्स है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। लेकिन जिसके चलते अभी जो व्हाट्सएप है वो दिल्ली हाई कोर्ट का उसने वहां पर रुख किया है, तो अभी इसके ऊपर यहाँ पर उछलने की जरूरत नहीं है। ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो केस फाइल किया गया ना, तो यहाँ पर इससे भी बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स जो है हमारी सोसाइटी को देखने को मिलेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर ये कि जो ये अभी केस फाइल किया गया व्हाट्सएप के द्वारा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस उसके रिगार्डिंग, तो इससे हमें यहाँ पर ना जो गाइडलाइंस थी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब कि जो संवैधानिकता है वो क्या है, क्या संविधान के आधार पर वो रूल्स बने या फिर ऐसे बना दिए गए हैं, तो वो भी हमें उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी पता चल जाएगी जब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज है जो भारत में आकर व्यापार कर रही हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ना उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उनका लीगल रिड्रेस होता है, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है अगर भारत में, तो वो अपने आप का जो है रुख कर सकती हैं कोर्ट्स के ऊपर, वहां पर उनको जो है उनका मतलब जो भी उनका पक्ष है वो रख सकती हैं आकर, तो उनकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर ये भी वो फोकस करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग पेंडिंग लेजिस्लेशन है कि मतलब कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके चलना है, इसके रिगार्डिंग सिर्फ हम इसी की बात नहीं कर रहे, जो भी यहाँ पर प्रोविजन हो जिसके चलते यहाँ पर जो सिटीजन की जो प्राइवेसी है उसको हम रोक सकें, तो इसके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशन भारत सरकार लाती है, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनी जिसको जो भी दिक्कत है तो यहाँ पर वो जा सकती है कोर्ट में। तो ज्यादातर ये जो गाइडलाइंस बनी है, तो यहाँ पर प्राइवेसी का ही जो है बार बार जिक्र किया गया है कि प्राइवेसी जो है ना वो सही होनी चाहिए। तो ये देखो पूरा का पूरा ये जो गाइडलाइन है ये क्या कहते हैं, ये देखिए पूरा गाइडलाइंस का नाम है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड
रूल्स 2021। तो ये पूरा नाम है इस गाइडलाइंस का, इन रेगुलेशंस का। तो ये इनको मैंडेटरी किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, सिग्नल, तो सिग्नल भी है ना, ये व्हाट्सएप जैसा ही यहाँ पर एक ऐप है। ये एलॉन मस्क की यहाँ पर कंपनी है सिग्नल। तो इसके अलावा फेसबुक हो गया, तो उनको यहाँ पर पूरी डिटेल्स देनी होगी। अगर यहाँ पर उनके प्लेटफॉर्म पे ऊपर कोई मैसेंजर ऐप पे ऊपर कोई मैसेज हुआ, या व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज हुआ, या फिर ट्विटर के कोई ट्वीट हुआ, तो उसका यहाँ पर ओरिजिनेटर कौन था, कि शुरुआत किसने की। तो ये किन यहाँ पर मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर फेक मैसेजेस वगैरह होते हैं, जिससे यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैसेजेस के रिगार्डिंग भारत सरकार ने क्लैरिटी अभी कल दी है कि हम सिर्फ उन्हीं मैसेजेस के ऊपर फोकस करेंगे, उन्हीं के लिए यहाँ पर हम ट्रेसेबिलिटी मांग रहे हैं आपसे। जिसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप जो है ये कह रहा है कि ट्रेसेबिलिटी करना इतना आसान नहीं है। अगर ट्रेसेबिलिटी करेंगे तो फिर हम मतलब जो प्राइवेसी यूजर की वो खत्म हो जाएगी फिर। तो जैसे अभी दो दो बंदे अगर बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होती है, वहां पर लिखा हुआ आता है जब आप वीडियो कॉल करते हो, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, कि दो बंदों के बीच में ही बात हो रही, तीसरा थर्ड पार्टी और बीच में कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसे ट्रेसेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसी ने मैसेज किया तो वो खराब मैसेज था, तो शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहाँ पर इसके लिए पूरे के पूरे जो आर्किटेक्चर उसको बदलना पड़ेगा। तो ये व्हाट्सएप का कहना था। भारत सरकार ने फिर कहा कि हमें यहाँ पर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके चलना है, आपने जो भी करना है आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर कुछ जो बातें कही गई इस रेगुलेशंस के तहत वो ऐसे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ओरिजिनेटर उसको ढूंढना है, और जहाँ पर कोई एंटी नेशनल अगर उसने कोई काम किया है, ऐसा मैसेज जो है पास किया है। इसके अलावा एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करना होगा, ओके, जो कि यहाँ पर जो है जो कंप्लेंट्स निकल कर आएंगी उनको सुनेगा भारत में। तो ये भारत में अपॉइंट करना होगा, ओके। तो यहाँ पर 15 दिनों के अंदर अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई कि फाइल मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड, ओके। तो मतलब जो आपके पास कंप्लेंट्स आई हैं आम यूजर्स की, उसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट्स के ऊपर क्या एक्शन लिया, पूरी एक रिपोर्ट बनाकर आपको जो है अभी भारत सरकार को सबमिट करनी होगी। तो यहाँ के अगर डिजिटल न्यूज की बात करें तो यहाँ पर उनको कहा गया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और यहाँ पर जो केबल केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स है, तो भी उनको फॉलो करके चलें। तो ये यहाँ पर डिजिटल न्यूज को यहाँ पर कह रहे हैं। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पर बनानी होगी इन सभी को, की जो कोड ऑफ एथिक्स है, मतलब कि क्या सही तरीके से न्यूज का प्रसारण कर रहे हैं, ओके, एथिक्स जो है, तो यहाँ पर उसका ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर एक पैनल बनाएगी कि ये एक पूरे के पूरे मैकेनिज्म को ये निगरानी रखेगी कि आप सही तरीके से ये काम कर रहे हैं इन रूल्स के तहत, जो नए रूल्स भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है, तो उनको भी यहाँ पर ना 5 कैटेगरीज बनाने की यहाँ पर बात की गई, जिसके चलते वो अपने आप को क्लासीफाई करें। तो ये जैसे यूनिवर्सल, जैसे 7+ ईयर्स, 13+, ओके, 16+ एंड ए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ 5 कैटेगरीज यहाँ पर बनाने की बात कही जा रही है कि किन किन कौन सा कंटेंट जो है वो किस यहाँ पर एज ग्रुप की जनरेशन के लिए है आपका, जो आप बना रहे हो, ओके। तो इसका इसका मतलब ये है कि जैसे ना बहुत सारे खराब कंटेंट जो है वो बच्चों को देखने को मिलते हैं, तो जिससे मतलब कि उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ओके, गलत संगत के ऊपर भी वो जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनाने की इसको बात कही गई है, ओके। तो ये यहाँ पर अलग से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो जो पेरेंटल लॉक्स है फॉर एनी कंटेंट क्लासिफाइड यूए 13+ और अबव, तो यहाँ पर जो बच्चों के पेरेंट्स है ना, तो वहां पर वही खोल सकेंगे अगर यार 13+ यहाँ पर कोई भी स्ट्रीमिंग आप अगर दिखा रहे हो बच्चों को, बच्चों के रिगार्डिंग है, अगर ये वाला सर्टिफिकेट उसके पास है, तो यहाँ पर पेरेंट्स देखेंगे पहले, फिर यहाँ पर अगर सही है फिर यहाँ पर आगे जो है बच्चों को देखने देंगे। तो यहाँ पर एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो भी यहाँ पर लाया जाएगा, कि मतलब कि क्लासिफाइड कर सके कि कौन से ग्रेड वाला यहाँ पर स्ट्रीमिंग यहाँ पर की जा रही है, ओके। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इन गाइडलाइंस के बारे में, जो फरवरी महीने में भारत सरकार ने लॉन्च की थी। तो अभी 26 मई को यहाँ पर 3 महीने का टाइम दिया था, तो अभी नहीं कर पाए कोई भी, तो अभी भारत सरकार इसको एक्सटेंड करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी देर कैन बी नो क्वेश्चन दैट नो वन कैन बी अलाउड टू डिफाई द लॉ, मतलब कोई भी यहाँ पर कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। कानून को जैसे अभी लॉ बना दी उसको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता कि नहीं यहाँ पर मतलब कोई फॉलो ना करे। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एक जो लक्षद्वीप है ना, तो वहां पर हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स का ये एक समूह है, ओके, लक्षद्वीप। तो वहां के अभी नए एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं, प्रफुल्ल पटेल करके नाम है उनका। तो उन्होंने अभी हाल ही में वहां पर अपने दम पर ही ना यहाँ पर क्या किया कि कुछ रूल्स चेंज कर दिए, नए रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको यहाँ पर लोकल इलेक्शंस नहीं लड़ने दिए जाएंगे। वहां पर जो आबादी है तो 60-65 हजार के आसपास की आबादी है लक्षद्वीप की अभी।
इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज है वहां पर कुछ डेवलपमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर जो कॉस्ट लाटर होता है, ओके, तो यहाँ पर जो लिमिटेड जो एरियाज तो वहीं पर होंगे, ओके, कॉस्ट लाटर। तो यहाँ पर अगर कोई मतलब गैर कानूनी तरीके से मतलब कॉस्ट लॉटर यहाँ पर चलाया जाता तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बैन है, नहीं तो सजा होगी। जैसे यूपी में यहाँ पर किया गया था, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तो शुरुआत में जितने यहाँ पर वैलिड सेंटर्स थे कॉस्ट लॉटर के, सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी गई कि वो यहाँ पर जो है कॉस्ट लॉटर कर सकते हैं। ओके, जिससे जिसमें मतलब गाय को, जो मरी हुई गाय है उसको काटा जाए, फिर उसका जो उसका चमड़ी उसको जहां पर भी यूज करना है, लेकिन जिंदा गाय को नहीं काटना है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर जो है गाइडलाइंस बनाई गई है, जिसके चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने आप को इस तरीके से देख रहे हैं कि वो यहाँ पर कोई मोनार्क है, कोई राजा है, जिनके पास बहुत सारी पावर्स है, जो चाहे वो कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, तो उनको मतलब जो पूरी दुनिया के मतलब क्रॉस घूमती है, और मतलब जिस तरीके से ये काम करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून के दायरे के अंतर्गत ही सबको रहकर काम करना होता है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी किसी कंपनी ने ये नहीं कहा है कि वो मतलब कानूनों को नहीं मानती है, चाहे अभी जिस मैंने कानून की अभी मैंने बात की है, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, किसने मना नहीं किया। तो यहाँ पर उनके बिजनेस मॉडल में ये नहीं है कि जिस भी देश में काम करना है बाद में उसी देश के साथ जो है सरकार के साथ टकराव करके हम चलते रहें। तो यहाँ पर वो कमिटेड रहती हैं जो भी उस देश की सरकार का जो भी कानून हो, ओके, जहां से भी वो ऑपरेट कर रही हो, उनके बिजनेस मॉडल का ये हिस्सा होता है। ओके, तो यहाँ पर वो चाह रही होती है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, प्राइवेसी जो फेयरनेस है, सबका यहाँ पर ध्यान रखा जाए। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि ये भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, यहाँ पर जो उनकी जो कमिटमेंट्स आर डिफेंडिंग, मतलब कि वो चाह रही हैं कि हम यहाँ पर प्राइवेसी को कंट्रोल करके चले, वो भी चाह रही हैं। ओके, तो अभी तक जो भी आपको जो सर्विस इनके द्वारा दी जा रही है, तो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है उनके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि मतलब कि रेंगने के लिए, दौड़ने के लिए यहाँ पर उनको जरूरत नहीं, जब उनको ये कहा जाए कि आपको सिर्फ थोड़ा सा झुकना है। ओके, तो मतलब वही बात की आपको सीधे जैसे ये मतलब केस फाइल कर दिया भारत सरकार के खिलाफ, तो यहाँ पर जैसे जो रूल्स बने थे अगर सिर्फ उनको फॉलो करते तो बात वहीं पर खत्म हो जाती। चलो बाद में आगे बात करें कि जो लीगल फाइट यहाँ पर हो रही है अभी, तो ये भी इस तरीके से अच्छा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक लॉ भारत में बनता है तो उसको कैसे कंप्लाई किया जाए, कैसे उनकी जो है अनुपालना हो, इसके रिगार्डिंग। ओके, तो नए यहाँ पर जो है जो दोनों की ओर से जो क्लेम्स यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो चर्चा हो सकती है। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि जब तक यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ओके, जो जुडिशियल प्रोसेसेस है उनके ऊपर अपना विश्वास नहीं खोती है, तब तक तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो, जो लीगल ऑप्शन हमारे पास थी, ये जो व्हाट्सएप के पास थी कि वो कोर्ट में जाए, तो ये कब का भारत सरकार ने रूल्स निकाले, फरवरी महीने के, तो तभी चले जाते। ओके, तो यहाँ पर इतना समय क्यों लगा दिया यहाँ पर। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आउट किया जा रहा है कि मतलब कि अभी जो एंडिंग पॉइंट आ गया 3 महीने का, तो अभी जाकर आप कोर्ट का जो है रुख कर रहे हो कि हमें जो है न्याय दीजिए। ओके, तो भारत सरकार इस तरीके से रूल्स बना रही और हमारे ऊपर कह रही है कि अभी इसी तरीके से जो है आपको आगे बढ़ना होगा। तो जो भी आपकी सिचुएशन थी आप पहले जाते, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, तो यहाँ पर उनको गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के साथ चलना चाहिए जैसे सरकारें कहें। तो गवर्नमेंट की भी दूसरी और ड्यूटी है कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करें। ओके, जैसे मैंने अभी ट्रेसेबिलिटी के बारे में बात की थी ना, तो अभी कि मतलब पहला जो ओरिजिनेटर उसको ढूंढना है, तो भारत सरकार ने देखो सीधी सीधी यही लिखा है कि एंटी नेशनल कोई यहाँ पर एक्टिविटीज करता पाया गया तो उसको उसका जो है ओरिजिनेटर उसको ढूंढना है, लेकिन इसको और क्लैरिटी इसके बारे में नहीं दी। ओके, तो अभी भारत सरकार ने कल ही दोबारा से क्लैरिटी दी है। जो रविशंकर प्रसाद है, जो मंत्री हैं इस मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मतलब सिर्फ गिने चुने केसेस में ही, मतलब कि जो बहुत ही मतलब ना जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो गंभीर केसेस होगी, बस उन्हीं मुद्दों में यहाँ पर जो है ओरिजिनेटर को ढूंढने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो वही बात यहाँ पर करें कि गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है अपने डायरेक्टिव्स को सही तरीके से एक्सप्लेन करें, ओके, अपने जो आम लोग हैं उनके प्रति। ओके, तो मतलब जो कि गाइडलाइंस में एब्सेंट है, नहीं है, मतलब वहां पर आपने नहीं लिखा हुआ है, तो ये बात यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करने की कही जा रही है ऑथर के द्वारा। तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर फॉरेन एड की बात कर रहे हैं, तो ये अलग से यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर नॉलेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फॉरेन एड जो यहाँ पर आई है, ऑफिशियल डोनर्स रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 161.2 बिलियन डॉलर इन 2020। ओके, तो यहाँ पर 3.5% के हिसाब से इजाफा यहाँ पर देखने को मिला 2019 के हिसाब से, कि बाहर से जो संस्थाएं हैं कोविड के चलते यहाँ पर जो है जो मदद कर रही है दूसरे देशों की, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है ओईसीडी के द्वारा। तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन की थी, अच्छे से बताया था।
तो यहाँ पर इनिशियल एस्टिमेट जो है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डीएससी कंट्रीज है, मतलब कि अभी डेवलपमेंट जिनको यहाँ पर असिस्टेंस दी जा रही है, डेवलपमेंट असिस्टेंस जो कंट्रीज है, तो यहाँ पर 12 बिलियन या यूएस डॉलर है, जो कि अभी कोविड 19 रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वहां पर वो स्पेंड कर रही है पैसा। तो ये देखो, ये मिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से यहाँ पर ये पूरी रेंज है, और यहाँ पर ये कुछ देश हैं, ओके, जो यहाँ पर जिनको जो यहाँ पर कोविड रिलेटेड जो एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पर जो है, दूसरे जो अदर जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस अभी उसकी बात की जा रही है ओडे के तहत। तो जब भी यहाँ पर डोनेशन की बात आती थी, यूएसए सबसे ऊपर ही रहता था, यहाँ पर भी यूएस सबसे ऊपर है। उसके बाद जर्मनी, यूके, फ्रांस, ओके, यूरोपियन यूनियन, जापान, स्वीडन, नीदरलैंड, कनाडा, इटली, तो ये सभी देश हैं मतलब डोनेशन के हिसाब से जो मतलब आगे हैं, काफी आगे हैं। और अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की, तो काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर की जा रही हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं, नॉक इन ऑन हेवंस डोर्स, डिप्लॉय और बेस्ट डिप्लोमेट्स टू गेट सरप्लस वैक्सीन स्टॉक फ्रॉम रिच कंट्रीज। तो अभी बात करेंगे जो रिच वर्ल्ड है ना, तो वहां पर वो कोविड 19 वैक्सीन की क्या कर रहा है, मतलब जमाखोरी करनी शुरू कर दी है, होर्डिंग करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जैसे पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, तो मतलब बहुत सारे लोगों की डेली बेसिस पे जाने जा रही है, खासतौर पर अगर हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें। तो भारत जो आता है यहाँ पर लो मिडिल इनकम यहाँ पर कंट्री का स्टेटस है भारत के पास। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 स्टेटस होते हैं। सबसे नीचे लो इनकम कंट्री, उसके ऊपर यहाँ पर लोअर मिडिल इनकम कंट्री, फिर होता है अपर मिडिल इनकम कंट्री, सबसे ऊपर होता है हाई इनकम कंट्री। तो भारत यहाँ पर आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्री के स्टेटस में। तो यहाँ पर जो रिच कंट्रीज हैं वो आती हैं ज्यादातर हाई इनकम कंट्रीज के स्टेटस में। तो यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, जमाखोरी कर रही हैं। तो अगर ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने 2.6 बिलियन डोजेज जो है वो परचेज की है। जो कुल आबादी है इनकी वो है 450 मिलियन, जिनको कि इन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेट करना है। तो ये यहाँ पर 3 गुना ज्यादा वैक्सीन ये परचेज करके बैठे हुए हैं, जिन पूरे अगर ईयू की हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर अंदाजा लगाए तो। दूसरा यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट की बात करें कि इन्होंने भी यहाँ काफी बड़ी मात्रा में परचेज कर ली हुई है वैक्सीन। तो कुल आबादी 750 मिलियन यहाँ पर इसके आसपास है यूएस की। और यहाँ पर इनकी जो वैक्सीनेशन परचेज है वो इनकी अडल्ट पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 3 गुना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वैक्सीन इन्होंने भी यहाँ पर स्टॉक करके रखी हुई है। कनाडा की बात करें तो इन्होंने भी 5 गुना ज्यादा ऑर्डर किए हुए हैं जितनी इनकी जरूरत है उसके मुकाबले में। जापान की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर 4 गुना ज्यादा, जो इनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के लिए जितनी डोजेज चाहिए उसके 4 गुना ज्यादा यहाँ पर जो ना यहाँ पर ऑर्डर किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इनकुलेशन है एक तरीके से जो कोविड रिच वर्ल्ड है ना, तो कोविड 19 का स्प्रेड वहां पर अगर हो तो वहां पर एक तरीके से पालतू बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, मतलब वैक्सीनेशन जो है, मतलब पहले हमारे यहाँ पर ही फोकस हो। तो अगर रिच वर्ल्ड से बाहर निकल कर अगर देखोगे तो भारत को भी अगर इंक्लूड करके देखते हो तो यहाँ पर वैक्सीन शॉर्टेज जो है ना, काफी लगातार इसकी मतलब शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, यहाँ पर डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो रिचेस है ना, तो वो प्लान कर रहे हैं कि जो लार्ज स्केल जो ट्रांसफर जो है उनका सरप्लस वैक्सीन का, वो यहाँ पर किया जाना चाहिए इस पेंडेमिक के चलते। लेकिन यहाँ पर कुछ भी उनके द्वारा अभी सोचा नहीं जा रहा, येट देयर इज नॉट सफिशिएंट एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेस टू प्लान लार्ज स्केल ट्रांसफर्स ऑफ सरप्लस वैक्सीन फ्रॉम रिच कंट्रीज टू कंट्रीज वेयर पैंडेमिक रेजिंग। तो भारत जैसे देश में जहां पर पैंडेमिक बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, नुकसान कर रहा है, तो इनको प्लान करना चाहिए कि अगर हमारे पास एडिशनल वैक्सीन है तो उनको दे दिया जाए। ओके, तो आगे यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें स्टार्टिंग विद गवी। ओके, तो यहाँ पर एक वैक्सीन अलायंस है, ओके, तो गवी नाम का, जो कि हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दूसरा यहाँ पर बात करें गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ। ओके, तो यहाँ पर इनको प्रेशर करना चाहिए रिच कंट्रीज के ऊपर कि जो है जहाँ तो सेल करो, बेच दो छोटे कंट्रीज को, यहाँ पर डोनेट कर दो उनको जो आपके पास सरप्लस स्टॉक बचा हुआ है कोविड वैक्सीन का। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको चाहिए तो उनको दें। तो यहाँ पर बिल्कुल फेयर तरीके से काम करें। तो यहाँ पर जो मिसमैच हुआ है वैक्सीन सप्लाई के रिगार्डिंग, डिमांड के रिगार्डिंग, वो तो यहाँ पर रिजल्ट वही है कि रिच कंट्रीज जो है ना बहुत लालची तो मतलब तौर तरीका अपना रही है, लालचीपन अपना दिखा रही है वैक्सीन के रिगार्डिंग। ओके, तो दूसरे जिसको जानी चाहिए थी वहां पर वो नहीं पहुंच पाई। तो कंपनीज देखो, जिनको पैसा मिल रहा है कंपनीज को, तो वो भी सबसे पहले वहीं पर भेजेंगे ना जो पैसा दे रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर वो सिनेरियो बनता जा रहा है। अपने कंट्रोल में जो रिच कंट्रीज है वो करके चल रही है पूरी वैक्सीन प्रणाली को। जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं विद मल्टीनेशनल मल्टीपल फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं। तो यहाँ पर जो तब कर लेते हैं इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर तब परचेज किए हैं, ऑर्डर तब प्लेस किए हैं जब यहाँ पर वैक्सीन का भी सिर्फ ट्रायल चल रहा था। मतलब ट्रायल से पहले की शुरुआत ही जब हो रही थी कि वैक्सीन बननी है कोई, तब से ही यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट कर दी थी यहाँ पर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं। तो उनका यहाँ पर
एम यही था कि मतलब कि सफिशिएंट जो क्वांटिटीज है ना वैक्सीन की वो इनके पास आ जाए जब एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए। लेकिन भारत सरकार ने इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया। तो भारत सरकार देखो, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक है, तो इन्होंने सब कुछ अपने दम पर किया है। चाहे वैक्सीन के ट्रायल की यहाँ पर बात हो, चाहे वैक्सीन बनने तक की बात हो, जब शुरुआत हो रही थी वैक्सीन बनने की, तो सब कुछ सारा का सारा पैसा जो है ना अपने दम पर लगाया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और भारत बायोटेक ने। तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर 140 करोड़ के आसपास आबादी है, उसको इम्यूनाइज करने के लिए यहाँ पर शुरुआत में भारत सरकार ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। तो यहाँ पर भारत सरकार की भी गलती है। और आगे यहाँ पर बात करें, जो भारत सरकार का जो रवैया रहा है ना, बहुत ढीला रहा है जब यहाँ पर ऑर्डर्स को सिक्योर करने की हम बात करें। जैसे यहाँ पर जो पहली सप्लाईज जैसे हमने यहाँ पर मांगी है, जो वर्ल्ड की टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे पी फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, तो ये ज्यादातर अमेरिकन कंपनी से ही है। ओके, तो इनसे अभी हमारी बातचीत चल रही है, तो अभी इनसे भी ना हमने बहुत मतलब डिले कर दिया ऑर्डर यहाँ पर इनको देने के लिए। तो अभी जो ये वैक्सीन हमें हमारे पास पहुंचेगी जी, मतलब ये कम से कम ये बात करें कि ये अवेलेबल नहीं होगी क्वार्टर 3 से पहले। 2021 का जो क्वार्टर 3 आएगा, तो अभी क्वार्टर 1 जो है वो खत्म होना है यहाँ पर अप्रैल मई जून, जून एंड तक पहला क्वार्टर खत्म होगा, फिर यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर यहाँ पर तीसरा क्वार्टर आएगा यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो दिसंबर तक यहाँ पर बात जारी है, मतलब जब तक हमारे पास यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर वैक्सीन पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वैक्सीन का भारत है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी भारत के पास खुद के पास यहाँ पर सफिशिएंट वैक्सीन की सप्लाई है ही नहीं कि अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर सकें और टीकाकरण कर सके उनका। तो दिसंबर की यहाँ पर बात करें, दिसंबर 2020 की, गवर्नमेंट ने यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास एक ऑर्डर प्लेस किया था सिर्फ 110 मिलियन डोजेस का। और तो यहाँ पर जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ओके, तो यहाँ पर अगर सिर्फ 110 मिलियन डोसेस का अगर ऑर्डर परचेज किया था, ऑथर यहाँ पर ये बात करें तो भारत सरकार का प्लान क्या था कि सिर्फ यहाँ पर 5% आबादी को ही वैक्सीनेट करना है। अगर वो 5% को करना है, तो वो 5% कौन सी है? तो यहाँ पर अगर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ये प्रभावित नहीं हुआ कि मतलब हमारी तैयारी सही नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये भी एक रीजन था कि यहाँ पर सप्लाई सही नहीं थी। यहाँ पर जो हमारी कम से कम इस तरीके से यहाँ पर चलना चाहिए था कि 10 मिलियन लोगों को एक दिन में हम यहाँ पर वैक्सीनेट करें, जिसके चलते यहाँ पर एक हर्ड इम्यूनिटी बनाई जा सकती थी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि जिसको एक बार वैक्सीनेशन होगी फिर वो स्प्रेड नहीं करेगा वायरस को, और मतलब कि इम्यूनिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी लोगों की, और आमतौर पर जो वो काम पर वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कम से कम यहाँ पर 70% जो आबादी है उनको 3 महीने के अंतर्गत हमें यहाँ पर वैक्सीनेट कम से कम कर लेना चाहिए था। तो मोदी गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें कि उनको यहाँ पर अभी डिप्लॉय करने चाहिए जो उनके स्किलफुल डिप्लोमेट्स हैं। ओके, जो इनके स्किलफुल जो राजदूत हैं उनको डिप्लॉय करें जो इन सभी नेशंस में, अमेरिका में भी, ओके, इसके अलावा जितने भी यू में जितने भी अलग अलग देश है वहां पर भी, ताकि जो कि उनका जो सरप्लस स्टॉक है ना उसको हम यहाँ पर हासिल कर सके भारत के लिए। ओके, तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को हम राजी कर सके कि अपना स्टॉक हमें दे दीजिए, हमें अभी जरूरी है। ओके, तो अभी जितना यहाँ पर रिच कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी कोविड 19 वैक्सीन की बात करें ना, तो जितना समय मतलब लगता जाएगा तो इनका सरप्लस उतना बढ़ता जाएगा। ओके, तो जैसे अभी यूएस स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं यूएस में, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ही यहाँ पर अपनी जो वीकली वैक्सीन एलोकेशन है, सिर्फ कुछ उनका कुछ एलोकेशन सॉरी कुछ फ्रैक्शन ही उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर उनके पास पड़ी हुई है ऐसे वैक्सीन। तो अगर एस्टिमेट्स के हिसाब से बात करें, जो सीमन इवेंट ऑफ ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है यूएस का, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 मिलियन डोजेस का सरप्लस होगा यूएस के पास अगर मिड जुलाई तक अगर हम बात करें। तो यहाँ पर अगर मिड सितंबर की बात करें तो यहाँ पर 500 मिलियन डोजेस का सरप्लस हो जाएगा यूएस के पास। तो ये एस्टिमेट्स थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा ही सरप्लस देखने को मिलेंगे। ओके, जब यहाँ पर पूरी अमेरिकन अडल्ट यहाँ पर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की हम बात करेंगे तो उसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा सरप्लस है, और एक्चुअल सरप्लस यहाँ पर इससे ज्यादा ही होगा। 30% यहाँ पर बात करेंगे, 30% तक आबादी ऐसी है जो अभी भी यहाँ पर ना संदेह में है, उलझन में है कि वो वैक्सीन ले या नहीं ले। ओके, तो यहाँ पर सेम ही आपको प्रक्रिया यूयू में यूरोपियन यूनियन में भी देखने को मिलेगी। तो वहां पर भी जो है ऐसे ही जो है जुलाई सितंबर में आपको वैक्सीन सरप्लस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो भारत सरकार को यहाँ पर चाहिए अच्छे डिप्लोमेट को तैनात करके बातचीत अच्छे से हो और यहाँ पर वैक्सीन को यहाँ पर मंगवाया जाए भारत में। तो अभी हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? तो सिंपल टर्म्स में बात करें कि एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। ओके, तो यहाँ पर एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें पैसे रखे जाते हैं। ओके, तो जो कि पैसे किसी दूसरे बंदे को दिए जाएंगे जिसके साथ भी ना आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वो तभी दिए जाएंगे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो भी सर्टेन कंडीशंस वहां पर रखी हुई जब वो फुलफिल हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें कि कोई यहाँ पर बिल्डर है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का काम कर रहा है,
और यहाँ पर उसको पैसे लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है ना उनको किसी स्कीम के तहत जो है सपोज करो पैसे दे रही है। ओके, तो मतलब कि हमने इतने यहाँ पर हाउसेस बनाने हैं, इतनी बिल्डिंग्स बना रही है, तो भारत सरकार एक अलग से एस्क्रो अकाउंट बनाएगी, जिसमें यहाँ पर जो है ना वही पैसा जो है ना अभी धीरे धीरे करके बिल्डर्स को दिए जाएंगे। तभी दिए जाएंगे जब यहाँ पर कुछ जो है काम जो है करके दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ स्किल, जहाँ पर स्किल्स रखे जाएंगे कि कितना काम कम से कम कंप्लीट होगा तब आपको इतनी पैसे जो है जारी किए जाएंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर ये एस्क्रो अकाउंट होता है, थर्ड पार्टी अकाउंट है। ओके, तो यहाँ पर जो भी पैसा रखा जाएगा तो यहाँ पर उस बिल्डर को दिया जाएगा। जब यहाँ पर पूरा प्रोसेस खत्म हो गया तो यहाँ पर ये बाद में स्क्रैप हो गया, एग्रीमेंट स्क्रैप हो गया। तो ये जो टर्म ड्राइव की गई थी ये फ्रेंच टर्म है, ओके, एस्क्रो। इसका मतलब है यहाँ पर स्क्रैप ऑफ पेपर और रोल ऑफ पार्चमेंट। तो एक तरीके से इंडिकेटर है डीड दैट वाज हेल्ड बाय अ थर्ड पार्टी टिल ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो आज के एडिटोरियल एनालिसिस का, न्यूज एनालिसिस का। तो कैसा लगा आपको डिस्कशन? फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।